मुश्किल में कांग्रेस सब छोड़ रहे हैं हाथ का साथ। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार का बिगुल फूंक दिया गया समर का शंखनाद, और सबसे बड़े सियासी समर की तारीख निश्चित कर दी गई। तय हो गया है सियासी सूरमा कब, कहां और किसके साथ और किस तरह से लड़ेंगे चुनाव। अब ऐसे में लेकिन इसी के साथ अब नेताओं का सियासी पाला बदलने का भी दौर खत्म होने का नाम अभी तक नहीं ले रहा है। एक एक करके सारे अपने साथ छोड़ते जा रहे हैं। 24 घंटे के भीतर कांग्रेस ने 3 बड़े चेहरों को गंवा दिया। बुधवार दोपहर में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस के सीनियर नेता और प्रवक्ता गौरव वल्लभ कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस मोदी के विजय रथ को रोकने में कामयाब होगी? इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। जहां जहां पड़े कदम मेरे, हाथ मिलाने वालों ने छोड़ा हाथ मेरा। एक एक करके सबने छोड़ा साथ मेरा। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रही हैं, वैसे वैसे ये लाइन सच साबित होने लगी है। सियासी तपिश के बीच इंडिया गठबंधन के डूबते नाव को किसी का सहारा नहीं मिल रहा। लोकसभा चुनाव के प्रचार ने जोर पकड़ लिया है और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को झटके पर झटका लग रहा है। 24 घंटे के भीतर पार्टी ने 3 बड़े चेहरे गंवा दिए हैं। बुधवार दोपहर में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। कुछ ही घंटे बाद कांग्रेस ने संजय निरुपम को पार्टी से निकाल दिया। गुरुवार सुबह पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भी अचानक कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। ये तीनों नेता हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान में बड़े चेहरे माने जाते हैं। चुनाव के बीच कांग्रेस को यह बड़ा नुकसान माना जा रहा है। एक एक करके हाथ मिलाने वाले हाथ छोड़ते जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस छोड़ने वाले महाराष्ट्र के दिग्गज नेता संजय निरुपम ने गुरुवार को गांधी परिवार पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में 5 पावर सेंटर बन गए हैं। इनमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का नाम शामिल है। कांग्रेस पार्टी वैचारिक रूप से बिखर चुकी है और दिशाहीन हो गई है। कांग्रेस पार्टी में इस समय टकराव चल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम के प्रति लोगों की आस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे। बढ़ती दूरियों से 2024 में बीजेपी की तस्वीर साफ होने लगी है। बीजेपी की सियासत चाल में उसके हर मोहरे कामयाब हो रहे हैं। इसी बीच सवाल ये है कि अब कांग्रेस का क्या होगा। विपक्षी दलों की एकता का नारा धरा का धरा रह गया, और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या छूटते हाथ के सहारे बीजेपी को चुनावी रण में ढेर कर पाएगी कांग्रेस। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमपी नेटवर्क। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ भरत सिंह जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए निरंजन पोद्दार जी। आप दोनों का स्वागत है एमपी नेटवर्क पर। भरत जी, एक तरफ बीजेपी 400 पार का लक्ष्य लेकर चल रही है और उस विजय रथ को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन तो बना, लेकिन अभी तो कांग्रेस अपने ही नेताओं को नहीं रोक पा रही है। एक एक करके बड़े बड़े नेता हाथ छोड़कर जा रहे हैं, तो कैसे संभव होगा बीजेपी के इस विजय रथ को रोकना? के भाई, ये तो बेईमानी होगी सिर्फ कांग्रेस के नेता छोड़ के जा रही, ये कहना। मेरी आवाज आ रही है आपको सर? हाँ बिल्कुल आ रही है आवाज आपकी। अगर कांग्रेस पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, जानी चाहिए, क्योंकि अगर कोई पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर अपनाए, पार्टी के खिलाफ अगर कोई बोले, मैं ही व्यक्ति हूं जिसने जो है इस विषय पे कल जो है पार्टी के समक्ष रखा, कैसे पार्टी को पार्टी में नहीं रखना चाहिए जो पार्टी के खिलाफ बात करता हो। पिछले 15 दिनों से जिस तरह से संजय निरुपम ने अपना अख्तियार जो है पार्टी के खिलाफ, पार्टी नेताओं के खिलाफ किया था, ये मुझे लगता नहीं है कि पार्टी के लिए सही होता है। इससे अच्छा है कि अगर आपको जाना है तो जाइए। एक चीज। दूसरी चीज, कांग्रेस पार्टी से जा रहे हैं वो तो आपको लग रहा है। मैं महाराष्ट्र में बैठा हूं, उन्मेष पाटिल महाराष्ट्र बीजेपी के टिकट पर जीत के आए थे, सांसद बने थे,
उन्होंने पार्टी छोड़ी। भावना गवली, उनका टिकट कटा, वो भी कतार में लगी हैं, बार बार जो है गुहार लगा रही हैं कि हमको टिकट मिल जाए। बच्चू कडू ने तो ऐलान कर दिया है, जो है वो तो नवनीत राणा के खिलाफ जो है पर्चा भी भर दिए, लड़ भी रहे हैं। तड़स करके इनके सांसद हैं भाजपा के, वो भी जो है बगावत कर दिए हैं। गोडसे करके जो है एक नासिक के जो है सांसद है, उन्होंने भी बगावत कर दिया। तो मेरा ऐसा क्या मानना है कि एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी, देखिए कांग्रेस पार्टी सरकार में तो है नहीं, देश में अभी समय सरकार नहीं चला रही है। जो सरकार के अंदर जो सरकार चला रहे हैं, अगर उसमें इस तरह से बगावत है, 5-5, 6-6 सीट जो है महाराष्ट्र के पिछले 2 दिनों से नेता हमारे गठबंधन के संपर्क में है, चाहे वो कांग्रेस के संपर्क में हो, चाहे वो उद्धव गुट के संपर्क में हो, चाहे वो शरद पवार जी के संपर्क नहीं, जो है। भरत जी, ये सवाल इसलिए है क्योंकि आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता, अगर सबकी लिस्ट निकाली जाए तो लगभग 400 के पार बैठेंगे, और अगर बड़े नेताओं को भी गिना जाए तो शायद उंगलियों पर ये पौरवे कम पड़ जाएंगे। और बड़े बड़े नेता निकल कर जाते हैं और सब एक ही बात कहते हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठते हैं और राहुल गांधी पर सवाल उठते हैं। केके जी, मैं अगर ये कहूं कि बड़े बड़े नेता गए, ये भी पता है आपको, बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जैसे संजय निरुपम, एक अपवाद है। अगर करप्शन वाली बात करेंगे तो उसमें करप्शन में नहीं है, लेकिन संजय निरुपम को पिछले 2 से 3 बार मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने एक बार सांसद बनने का मौका दिया, 2 बार चुनाव लड़े और 4-4 लाख वोट से ज्यादा हारे। इतने मजबूत अगर नेता है तो भाई आप 4 लाख वोट से कैसे हार सकते हैं। उसके बाद मुंबई जैसे शहर में एक उत्तर भारतीय चेहरे को मुंबई अध्यक्ष बनाना, तो कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ उनको दिया। मगर विडंबना ये देखिए कि पार्टी अगर कमजोर होती है तो ऐसे में आप छोड़ के जाते हैं। इसके पहले शिवसेना छोड़ के आप आए। तो ये मेरा व्यक्तिगत ऐसा मत है कि संजय निरुपम जब छोड़ के गए हैं, तो जो संजय निरुपम के बयान है तो उसको भी तो जरा सा 10 सेकंड लूंगा, सिर्फ आप देखिए। और क्या भाजपा में ये जाएंगे और भाजपा इनको सुनेगी? भरत जी, आवाज क्लियर नहीं है इसकी। भरत जी, और वो क्या कह रहे हैं? भरत जी, उसकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ये भरत जी साउंड क्लियर नहीं है, वो नहीं आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा, अब वो औरंगजेब नरेंद्र मोदी को ये कह रहे हैं कि जो काम औरंगजेब नहीं कर पाए वो नरेंद्र मोदी ने किया। तो मेरा ऐसा मानना है, जो बालाकोट पे सवाल उठाता था और इनके सारे प्रवक्ता जो है आके ये कहते थे कि संजय निरुपम ने इस तरह से मांग रखी है, सबूत मांगे हैं, आज उसी संजय निरुपम को लेने के लिए अगर भाजपा तैयार है तो ये बहुत ही हास्यास्पद है। नहीं, देखिए, बीजेपी ने उनको लिया या कैसे लिया वो सवाल मेरा है ही नहीं, लेकिन वो आपको छोड़कर जा रहे हैं, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। बीजेपी के प्रवक्ता अगर जुड़ेंगे तो मैं उनसे वो बात पूछ लूंगा, लेकिन आपको छोड़कर जा रहे हैं, आप पर आरोप लगाकर जा रहे हैं। गौरव वल्लभ ने भी यही कहा कि यहां तो 5 पावर पॉइंट है। संजय निरुपम ने भी इसी बात को कहा कि 3 तो गांधी परिवार में ही है और जो 2 हैं वो सिर्फ अभी मुगालते में हैं, जिस दिन भ्रम टूटेगा तो वो भी छोड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए मैं बता रहा हूँ, जिस सीट से संजय निरुपम जी लड़ना चाह रहे थे वो हमारे सीट बंटवारे में हमारे पास वो सीट नहीं आई। जब वो सीट नहीं आई तो आप इतना परेशान क्यों हैं भाई? आपको तो बार बार मौका दिया गया है। नहीं, भरत जी, सीट तो आपके पास वो तब आती ना क्योंकि उद्धव ठाकरे तो वहां सीट बंटवारे से पहले ऐलान कर चुके थे। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, आप चेक कर लीजिए ना, ऐसा ही है। मैंने चेक किया। देखिए मैं खुद महाराष्ट्र से वो प्रवक्ता हूं, तो मुझे इतनी जानकारी तो होती है। देखिए संजय निरुपम जी सीट बंटवारे में कहीं नहीं थे, ये मैं जानता था, ये मुझे पता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, कुछ जरूरी इसमें जो है, आप एक बात जो सही कह रहे हैं कि बंटवारे को जो है एक साथ में अगर हम साझा तौर पे अगर घोषणा करते तो शायद अच्छा होता। लेकिन शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी ने जल्दबाजी की और उसको जो है घोषणा कर दी कि भाई यहाँ से जो है सीट से हम लड़ेंगे, इस सीट से हम लड़ेंगे। फिर भी मैं कहता हूं अभी भी हमारी बातचीत चल रही है, उसमें उत्तर पश्चिम सीट भी है। मैं आज भी बता रहा हूं आपको, हमारी बातचीत रुकी नहीं है, चल रही है। मगर संजय निरुपम जी को इतनी जल्दबाजी क्या थी? पार्टी के खिलाफ आप दिल्ली से लेके महाराष्ट्र के नेताओं के खिलाफ जिस तरह से जहर उगल रहे थे,
जिस तरह से बयान दे रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं पार्टी ने ठीक है, उनको जो ठीक है। जो गौरव बल्लभ ने आप पर आरोप लगाया उनको लेकर मैं लौटूंगा अभी सवाल के साथ। निरंजन पोद्दार जी, क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कमजोर हो चुका है, या भले से ही या नेताओं को यह लगने लगा है कि अगर गांधी परिवार की गुडविल में है तभी कुछ हो सकता है, थोड़े से भी इधर उधर हुए तो फिर भविष्य नहीं है कुछ भी? क्या इसीलिए नेता छोड़कर जा रहे हैं? राणा जी, अब कांग्रेस के बारे में तो क्या ही बोले, क्योंकि बोल बोल करके ना स्वयं को हम अपने आप को एक समझ लीजिए इंसल्टिंग महसूस करने लग गए। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो भी इस देश के लोकतंत्र को चाहता है, जो भी ये चाहता है कि हमारा देश मजबूत हो, हमारा देश का लोकतंत्र मजबूत हो, वो निश्चित रूप से वो ये चाहता है कि सत्ताएं बेलगाम ना हो, या यूं कहें कि सत्ताएं आवारा ना हो। क्योंकि जयप्रकाश जी कहा करते थे, जब विपक्ष कमजोर हो जाता है तो सत्ताएं आवारा हो जाती हैं। लेकिन आज जब आप ये समझ लीजिए विपक्ष को विपक्ष में रखने के लिए जब संघर्ष करना पड़े, तो कोई विचारक, कोई विश्लेषक, कोई बुद्धिजीवी कर ही क्या सकता है। क्योंकि देखिए, जब भी कोई व्यक्ति आसक्त होता है या कोई व्यक्ति कमजोर होता है तो उसको किसी की बात सुननी चाहिए, और सुनने के बाद में कहते हैं ना, बुरा जो देखन मैं चलार, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा आपको मुझसे बुरा ना कोई। आज जिस तरीके से अगर इनके नेता छोड़ करके जाते हैं तो कहते हैं डर गए, बिक गए, लालची है, फलाना है, कांग्रेस ने इसको ये दे दिया, कांग्रेस ने उसको वो दे दिया, उसको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, उसको सांसद बना दिया। अरे भाई, कांग्रेस ने उसको सोए हुए घर जा करके बना दिया क्या? उसने भी तो कांग्रेस को दिया होगा। राजनीति के अंदर तो गिव एंड टेक, हर एक चीज के अंदर गिव एंड टेक का खेल होता है। लेकिन आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि क्यों नेता आपको छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। और अगर मान लीजिए खाली एक ही क्राइटेरिया होता के राणा जी कि नेता छोड़ करके जा रहे हैं, तो भी इस चीज के हम समझ सकते थे। लेकिन आप इस चीज को भी समझ के चलिए कि पिछले 10 वर्षों के अंदर कितने चुनाव हुए। पिछले 10 वर्षों के अंदर 58 चुनावों का अगर आप परिणाम निकालेंगे तो 58 चुनावों में से लगभग समझ लीजिए 52 या 53 चुनाव आप हार चुके हैं। तो आप उनसे भी तो अपना कम से कम मूल्यांकन कीजिए कि हमारी लगातार उत्तरोत्तर हमारी पराजय क्यों हो रही है, और हमारी पराजय होने के बाद में हमारा जो जनता से जो कनेक्ट है वो क्यों दूर हो गया। हम क्यों जीतते जीतते हम हार रहे हैं, क्यों सामने वाली पार्टी। बिल्कुल निरंजन जी, मैं एक पॉइंट इसमें रखना चाहता हूं। क्या ऐसा इसलिए भी है कि 2014 का चुनाव हारने के बाद कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई थी ए.के. एंटोनी के नेतृत्व में, और उस कमेटी ने जो सुझाव दिए थे उन पर शायद कांग्रेस काम नहीं कर पाई है? निरंजन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। हाँ, उल्टा उस कमेटी के बाद में एंटनी साहब के ऊपर ही आरोप लगा दिए गए कि ये तो किसी ना किसी के प्रभाव में है। तो कहीं ना कहीं देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है ना राणा जी की जब नाथ मनुष्य खाता है पहले विवेक मर जाता है। जब किसी भी आदमी का कुछ अहित या किसी भी परिवार का, किसी भी खानदान का, किसी भी संस्था का, किसी भी संगठन का जब अहित होना होता है तो कहाँ से शुरू होता है? उसकी अपनी उसका जो भटकाव है, उसको जब कोई अच्छा कहने वाला भी उसको बुरा लगने लग जाता है। अब यहाँ पे कांग्रेस की स्थिति ये है कि ले दे करके राहुल गांधी जी से निजात नहीं पाना चाहते, और राहुल गांधी जी से आगे कांग्रेस सोच नहीं सकती है। और राहुल गांधी की स्थिति है कि वो जिन 4-5 जो उन्होंने अपने जो जी हुजूर वाले जो लोग पाले हुए हैं, उन्हीं की बातों के ऊपर वो सारा तवज्जो करते हैं। जो राहुल गांधी जी ने अच्छा कर दिया, बुरा कर दिया, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ राणा जी? अब आ रहा हूं मैं विश्लेषण के ऊपर। आज मेरे को इतिहास की सबसे कमजोर कांग्रेस नजर आ रही है। ये बात क्यों कह रहा हूं? पिछली बार जो कांग्रेस, आप ये समझ लीजिए लगभग 450 सीट के ऊपर या 395 सीटों के ऊपर जो कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, इस बार इनको पता नहीं किसने सलाह दे दी कि आप एक ऐसा गठबंधन बना लीजिए और ऐसा कर लीजिए। वो कांग्रेस आज 270 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। उस कांग्रेस की आसक्ति देखिए, उस कांग्रेस की आज कितना वो कांग्रेस कमजोर नजर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सीट शेयरिंग के अंदर फजिता होने के बाद में जो सीटें अखिलेश जी ने दी, जितनी सीटें अखिलेश जी ने दी, कांग्रेस ने शहर स्वीकार कर ली। चाहे उसके अंदर सलमान खुर्शीद की सीट कट गई हो, चाहे पीएल पूनिया की सीट कट गई हो, चाहे कांग्रेस के कोई कितना ही कद्दावर नेता जो सीट निकालने और अपनी सीट के ऊपर तैयारी कर रहा था,
इनकी सबकी सीट काट करके अखिलेश जी ने जो दी मान लेनी पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल के अंदर ममता बनर्जी लगातार इनको ठेंगा दिखाती रही और लास्ट के अंदर उन्होंने 42 सीटों के ऊपर उन्होंने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए। उसके बाद में भी जयराम रमेश जी कहते हैं कि जिस दिन तक पर्चा वापस लेने का दिन होता है तब तक गठबंधन होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। अगर बिहार की बात करें तो बिहार के अंदर पप्पू यादव को इसी शर्त के ऊपर पार्टी ज्वाइन करवाई, या यूं कहें कि उनकी जो पार्टी थी जाप उसको कांग्रेस में विलय करवाया कि उनको पूर्णिया से चुनाव लड़ाएंगे। पप्पू यादव जी ने खुद कहा है और वहां पे लालू जी ने बीमा भारती उतार दी। कांग्रेस वहां ठगी सी महसूस कर रही है। अब ये समझे निरुपम जी के ऊपर कन्हैया कुमार के साथ भी कुछ ऐसा ही रहा। कन्हैया कुमार के साथ रहा। संजय निरुपम जी की बात कर लें, आज पंजाब के अंदर पंजाब इकाई इनकी इतनी अपमानित हो रही है, यानी कि इनके जो क्षेत्रीय छत्रप है उनको केंद्रीय नेतृत्व इस गठबंधन के इतना लालच में है कि अपना तमाम जो क्षेत्रीय संगठन है या क्षेत्रीय छत्रप है उनको अपमानित और उनको समझ लीजिए नीचा प्रोत्साहित कर दिया। और इसका एक निरंजन जी होगा, देखिए राणा जी 2 सेकंड बस, बिल्कुल परिणाम होगा कि बिल्कुल जो ये इस गठबंधन के चक्कर में पड़ रहे हैं 4 जून को ऐसी स्थिति होगी, अंदर गए तो भंडारा खत्म, बाहर आए तो चप्पल चोरी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं लौटूंगा निरंजन जी आपके पास। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ गए, नेता है बीजेपी के। स्वागत है प्रदीप जी आपका भी एएमवी नेटवर्क पर। प्रदीप जी, अभी जब सवाल भरत सिंह जी से हुआ तो उन्होंने ये कहा कि सिर्फ कांग्रेस के नहीं बीजेपी के भी छोड़ रहे हैं, और महाराष्ट्र के उन्होंने तमाम नेताओं के नाम भी गिनाए, उसमें उन्होंने भावना कोहली का नाम गिनाया। नवनीत राणा के सामने आपके एक नेता चुनाव लड़ रहे हैं, नासिक के सांसद का नाम उन्होंने गिनाया कि वो भी बागी होने के लिए तैयार है। तो फिर बगावत दोनों तरफ से है, उनका ये कहना है। बिहार से इनके सांसद कांग्रेस पार्टी। देखिए, अगर वो खाली बगावत को ध्यान में रखते हैं तो वो उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है। चुनाव के समय ऐसी परिस्थितियां बनती रहती है कि भाई जिस भी कार्यकर्ता को उसकी संबंधित पार्टी से अवसर नहीं मिलता वो अवसर तलाश करता है। राजनीति में व्यक्ति आता है, उसकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, कुछ लोग काडर बेस तो रहते हैं और एक अनुशासित कार्यकर्ता की तरह से रहते हैं, जिनके धैर्य का बांध टूट जाता है, वो ऐसा ही कुछ करते हैं तो हमारी आपकी चर्चा शुरू हो जाती है। लेकिन अब देखिए, जब से मैं जुड़ा हूँ तब से मैं सुन रहा था चर्चा जो है राहुल गांधी जी और उनकी संबंधित पार्टी को लेकर के थी। तो अब जो इस समय राष्ट्रीय चर्चा की तरह से बन गई है कि भाई इनके पास तो कोई है ही नहीं, आखिर कारण क्या है। अब बात घर की होती, घर में बात हो रही होती तब तक तो ठीक ठाक है, प्रिफरेंस नहीं है, लेकिन अब जब बात बाहर आ जाती है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी और पब्लिक डोमेन में आ जाती है, तो उसका जवाब संबंधित लोगों को देना होता है। तो अभी की जो स्थिति है उसको देख करके अब आरोप लगाते रहे। हमारे तो तर्कस में ऐसे भयंकर तीर है जो कि महत्वपूर्ण है अपनी जगहों पे, लेकिन आपके जो तर्कस में छोटे मोटे थोड़े बहुत तीर बचे थे जो प्रभावित थे, उनके छोड़ने के कारण क्या है, उनपे इनको अंतर्मंथन करना चाहिए। उस पर समिति बना के नहीं, उस पर जो मुख्य पदाधिकारी है उनको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि आखिर क्या कमी है नेतृत्व में जो कि जो है सिपाही छोड़ के जा रहे हैं जी। ठीक है, आखिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है और विपक्ष कमजोर होगा तो सत्ता पक्ष को निश्चित तौर पर चिंता होना एक स्वाभाविक और लाजमी है। बिल्कुल। लेकिन अब देखिए क्या कहा जा सकता है इस पे। हम अब राजनीतिक दल चुनाव के समय अपना देखते हैं, सबको पता है कि हम सरकार में तभी रहते हैं जब लोकतंत्र में जनता का जनादेश मिलता है। अब जनादेश को अपनी तरफ करने के लिए सभी प्रयास करते हैं, पर उस समय जब चुनावी समर हो और लोग छोड़ के भागे तो देखिए देश की जनता समझदार है, वो समझ रही है, मतदाता है, जनता जनार्दन है। आप कितनी भी चर्चा कर ले, जनता सब समझती है और सबको अच्छी तरह से जानती है। हमारी आपकी चर्चा थोड़ा जनता को आसानी से समझाने की होती है। ठीक है, तो समझदार के लिए इशारा काफी है। हम टिप्पणी करें इससे अच्छा है कि भाई जनता पे छोड़ दें, जनादेश आएगा पता लग जाएगा। ठीक है भरत जी, अभी तक अमेठी और रायबरेली के भी कैंडिडेट का ऐलान नहीं हुआ है, तो इसको भी क्या लापरवाही समझी जाए? और ये कहना है वहां के नेताओं का भी कि अगर अभी तक कैंडिडेट का ऐलान नहीं होता है तो इससे कहीं ना कहीं मनोबल टूटता है कि आखिर फैसला हो क्यों नहीं रहा है, तैयारी कैसे करें? राणा जी, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ये दोहरा मापदंड सिर्फ कांग्रेस के लिए क्यों यूज किया जा रहा है। मैं महाराष्ट्र में बैठा हूं और पहले फेज का चुनाव शुरू हो, मतलब 19 तारीख को शायद वोटिंग होगी और महाराष्ट्र की बहुत सारी सीटों पर भी होने वाली।
भाजपा के चाहे शिंदे गुट, चाहे उनको जो समर्थन देने वाले अजित पवार है, इन सभी में मारा मारी हो रही है रोज रात को। सीएम हाउस से लेके वर्षा बंगले से लेके हर जगह हो रही है, मगर कहीं ब्रेकिंग न्यूज नहीं दिखाया जाता है। लेकिन सोचिए ना कि अमेठी और रायबरेली तो आपकी सबसे बड़ी और खास सीट है। भाई मैं तो बता रहा हूँ ना, ठीक है, हमें घोषणा करना है ना, हम कर देंगे ना, हमें चुनाव लड़ना है। मीडिया बैठ के तो चुनाव नहीं लड़ाएगी ना, चुनाव तो हम करना है। नहीं, लड़ना आप ही को, तभी तो आपसे सवाल हो रहा है, वरना हम खुद से ही सवाल पूछ लेते हैं वाला। ठीक है भाई, अब प्रदीप जी ने क्या कहा, इनके यहाँ से छोड़ के गए, ये चुनाव का समय है, ऐसे में तो होता है। अरे भाई, चुनाव का समय तो हमारे लिए भी है, ऐसे ही होता है, छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उनको यहाँ पे टिकट नहीं मिल रहा है तो कहीं और टिकट मिल रहा है। तो ये दोनों तरफ लागू होना चाहिए। और जो निरंजन भाई ने कहा कि बोलिए क्या बात। नहीं, आप बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं बोलूंगा। निरंजन जी कह रहे हैं जिस तरह से एक तरफा कह रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, उनकी बात को मानना भी चाहिए, ऐसा नहीं है। देखिए, हर पार्टी कमजोर होती है। याद करिए निरंजन जी, जब यही भाजपा 2 पार्टियों की होती थी, 2 सदस्य होते थे इनके लोकसभा में, कोई चिमटे से नहीं छूता था भाजपा को, चिमटे से। मगर क्या करें, अकेले हैं बोलते हैं मोदी जी। अरे अकेले कहाँ है भाई, जो चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल देते हैं आप, चुने हुए सांसदों को जेल में डाल। देखिए भरत जी, आप बीजेपी की तब की बात कर रहे हैं जब 2 सांसद बीजेपी के होते थे। भरत जी, आप तब की बात बोल रहे हैं, तब बीजेपी पार्टी की शुरुआत थी। आप तो सोचिए, आप शीर्ष पर थे और आप कहां आ गए हैं अब खिसकते खिसकते। हर व्यक्ति का, देखिए, हर व्यक्ति का उतार चढ़ाव आता है, चाहे वो एग्जाम ले लीजिए, चाहे वो पढ़ाई ले लीजिए, चाहे वो बिजनेस ले लीजिए, चाहे वो राजनीति ले लीजिए। चलिए, मैं ये बात मान लेता हूं आपकी, लेकिन एक पॉइंट और मेरा भरत जी, कि क्या राम मंदिर के उद्घाटन से दूरी बनाना भी कांग्रेस के लिए भारी पड़ा? क्योंकि अक्सर नेता जो आपको छोड़कर जा रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि कब तक राम का अपमान या कब तक हिंदुओं के प्रति इस भावना को हम सहते। मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आप सनातनी हैं? अगर सनातनी है तो देश के चारों पीठों के शंकराचार्यों ने अगर विरोध किया था, आप उनसे बड़े हैं कि मीडिया उनसे बड़ी है, कि भरत सिंह उनसे बड़े हैं, कि पोद्दार जी बड़े हैं, कि प्रदीप जी बड़े हैं? अगर वो चारों व्यक्तियों ने, चारों जो शंकराचार्यों ने इसका विरोध किया, उस पर आप लोग जरा बोलिए, क्या सनातन में जब अधूरे मंदिर का, सनातन धर्म में अधूरे मंदिर का उद्घाटन होता है क्या, शिलान्यास होता है? ठीक है भरत जी, मैं आपकी इस बात को मान लेता हूं, लेकिन एक और पॉइंट भरत जी, एक और पॉइंट ये कि 2014 की समीक्षा के लिए जो आपने एके एंटनी के नेतृत्व में कमेटी बनाई थी, उसमें भी उन्होंने यही पॉइंट रखा था कि कांग्रेस की छवि जनता के बीच में हिंदू विरोधी हो चुकी है। और इस तरह के स्टैंड आपके शायद उस चीज को और बढ़ावा देते हैं, या पब्लिक के बीच में ये इमेज आपकी गई है कि आप हिंदू विरोधी हो गए हैं, और इसको सुधारने के लिए काम कुछ ज्यादा किया नहीं है कांग्रेस ने। देखिए भाई, देखिए, मैं इस बात से मैं सहमत हूं। इसके लिए देखिए, भाजपा ने करोड़ों रुपया खर्चा किया, किस तरह से जो है ये राम विरोधी दिखे, किस तरह से ये मोदी विरोधी दिखे, किस तरह से ये देश विरोधी दिखे। इसी को कैंपेन करने के लिए पूरे आज चौथे स्तंभ, जो मीडिया का चौथा स्तंभ है, रोज जो है गान करता है, स्तुति करता है देश के प्रधानमंत्री का और भाजपा का। ठीक है, एक और पॉइंट भरत जी, एक और पॉइंट अभी हाल ही का मामला है नरेंद्र मोदी जी का, भरत जी, हमारे पास तंत्र नहीं है, भरत जी, हमारे मजबूती से हमारे साथ जुड़ जाएगा। भरत जी, एक और पॉइंट भरत जी, फिर मैं निरंजन जी से सवाल लूंगा, समय भी कम है। एक और पॉइंट अभी हाल ही का मामला है, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जिस तरह से कांग्रेस ने स्टैंड लिया, क्या ये स्टैंड भी उसी इमेज को बनाता है कि हिंदू विरोधी है? और सही या गलत, लेकिन किसी एक विशेष धर्म के लोगों के प्रति जाकर खड़े हो जाते हैं। इसमें विरोध ही नहीं देखिए, इसमें विरोध का क्या बात है भाई? कोई मर गया है, अगर वो सांसद रह चुका है, अगर वो काम करता है, सांसद था कि नहीं बताइए? सांसद नहीं, ये मान लिया कि सांसद विधायक था, लेकिन सोचिए ना कि कितना कुख्यात अपराधी भी था। मैं ऐसा कह रहा हूं तो फिर क्यों आपने संसद में बैठने दिया? क्यों नरेंद्र मोदी जी ने बैठने दिया? लेकिन जेल में भी तो गया। लेकिन आप उसके जेल वाले पक्ष को क्यों नहीं देख रहे हैं? आप जेल वाले पक्ष को कांग्रेस हमेशा दरकिनार करके क्यों चल रही है उसके? सोचिए, जितने लोग उससे पीड़ित थे, उसके अपराध से पीड़ित थे, वो तो आप ही के खिलाफ जाएंगे ना। ये हकीकत है, लेकिन किसी के मौत पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, और भाजपा यही करती है।
नहीं तो राजनीति तो शुरू विपक्ष ने की, उनकी उसकी मौत पर दुख जताकर। ठीक है भरत जी, निरंजन जी, क्योंकि समय भी कम है। किसी के जनाजे में जाना ये क्या गलत है क्या? ठीक है निरंजन जी, अमेठी के एक नेता ने यहां तक कहा कि उन्हें अगर प्रियंका गांधी से एक बार बात करनी थी तो उन्हें लगभग 1 महीना लगा उनसे कांटेक्ट करने में। और राहुल गांधी की छवि भी कुछ ऐसी हो गई है कि जब जब कांग्रेस को जरूरत होती है तब तब वो गायब हो जाते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद भी, उसके समापन के बाद भी राहुल गांधी लगभग हफ्ते भर तक गायब रहे। यहां तक कि एक्स पर भी उनके राजनीतिक तौर पर पोस्ट नजर नहीं आए, और शायद यही है जो कार्यकर्ता और नेताओं के मनोबल को गिराता है। निरंजन जी, देखिए राणा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो आपने कहा कि एक नेता ने कहा या अमेठी के किसी कांग्रेस के नेता ने कहा, मैं देखिए राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक अपनी बयानबाजी जब उनको देखेंगे जिस चीज में उनको लाभ होता है। लेकिन अगर आप बात करेंगे राहुल गांधी जी और अमेठी की, तो देखिए मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। अभी लगभग समझ लीजिए 2 महीने पहले मैं स्वयं अमेठी का मैंने दौरा किया और मैंने वहां पे ग्राउंड रियलिटी जानी, और आप यकीन मानिए राणा जी कि वहां की जनता का एक ही चीज निकल करके आई कि अगर राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़ते, इस बार केवल अमेठी से लड़ते, वहां पे जनता ने कहा कि अगर वायनाड और अमेठी से दोनों से लड़ेंगे चुनाव हारेंगे, लेकिन अगर केवल अमेठी से लड़ते और अमेठी के अंदर जाकर के झोली फैला करके उस जनता के बीच में चले जाते और कहते कि मैं आपका बच्चा हूं और मैं भटक गया था, अब मेरे को मेरी गलती का एहसास हो गया है, अब आप मुझे एक अवसर और दीजिए, निश्चित रूप से आपको मैं बताऊं अमेठी चुनाव जीत करके राहुल गांधी जी आते। बिल्कुल। लेकिन अब ये चीज समझ में नहीं आ रही कि बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस की नीतियां कौन बनाता है। भरत जी जो अभी बोल रहे थे, मैं आप ये मान के चलिए कि मैं कांग्रेस के शालीन प्रवक्ताओं में से इनको एक मानता हूं कि बहुत बिल्कुल पार्टी का पक्ष रखे, बिल्कुल आपको एक चीज बताओ, हर चीज के अंदर दोहरा मापदंड नहीं अपनाया जाता। बिल्कुल शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन कांग्रेस के जितने भी नेता कांग्रेस को छोड़कर जाते हैं, उनका यही कहना है, या सीधे तौर पर नेतृत्व पर सवाल होता है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि राहुल गांधी अक्सर गायब हो जाते हैं जब जब पार्टी को उनकी जरूरत होती है। लोकसभा जैसा चुनाव और उसके बाद भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन, और उसके बाद राहुल गांधी हफ्ते भर तक गायब हो जाते हैं। प्रियंका गांधी भी लगभग 1 हफ्ते तक एक्टिव नजर आती है और उसके बाद फिर गायब हो जाती हैं। तो जब तक शीर्ष नेतृत्व एक्टिव नहीं होगा तब तक कार्यकर्ताओं में ऊर्जा की कमी हमेशा देखी जाती है, और अगर कांटेक्ट डायरेक्ट ना हो कार्यकर्ता और बड़े नेताओं का, तो तब भी कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है, और ऐसा कांग्रेस में अक्सर देखा जाता है। जब तक कांग्रेस अपनी इन कमियों को दूर नहीं करेगी, ग्राउंड के कार्यकर्ताओं से जाकर नहीं मिलेगी, तो जोश में हमेशा कार्यकर्ताओं की कमी होगी। भारत जोड़ो यात्रा के समय पर राहुल गांधी डायरेक्ट जुड़े, उसका फायदा भी कांग्रेस को हुआ, तो इसलिए इन बातों का ध्यान कांग्रेस को देना जरूरी है, वरना जिस तरह से कांग्रेस बिखर रही है इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।